वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूँ 4 सवाल लेकर। और उस 4 सवाल के माध्यम से मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। 40 ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। 40 ऐसी बातें जो आपके एग्जाम में आगे चल के संभावित प्रश्नों के रूप में आ सकती हैं। ऐसी बातें जो आपके भीतर एक समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसी बातें जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी है। इन सवालों में मैं ऐसी बातों को ऐसी कॉन्सेप्ट को समाहित करता हूं कि थ्योरी क्लासेस के दौरान जो पॉलिटी आपने पढ़ी है लेकिन रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं वो सब याद आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम के लिए आपकी पॉलिटी को इतना बेहतर बना देना कि 90% प्लस एक्यूरेसी आप लेकर आए। यदि आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, किसी के लिए जहां कहीं भी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल मिलान से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो मिलान से रिलेटेड सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर विषय से पीसीएस में आप देखिए कि एक दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। मिलान वाले सवालों का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी मिलान वाले सवाल आए हैं सबका फोटो खींचिए, फोटो खींच के एक कर लीजिए, उसका पीडीएफ बनाइए और एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले उसको रिवाइज कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मिलान वाले सवालों को अगर एग्जाम से पहले, असर्शन रीजन वाले सवालों को अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेते हैं तो सवाल उन्हीं के आसपास ही बनते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आप पिछले 9 साल का पेपर में मिलान वाले सवाल, असर्शन रीजन के सवाल करेंगे, 10वें साल का अपने आप हो जाएगा। तो चलिए संसदीय समितियों से संबंधित सवाल है। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, सामने लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, लिखा हुआ है सरदार पटेल। तीसरा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, आगे लिखा हुआ है आपका राजेंद्र प्रसाद। इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी इनमें से कितने युग्म, कितने जोड़े सुमेलित हैं। अगर एक जोड़ा सुमेलित होगा तो एक आंसर होगा, दो जोड़ा सुमेलित होगा तो दो आंसर होगा, तीन पेयर होंगे तो तीन आंसर होंगे। इस तरह से आपको बताना है कि कितने जोड़े इसमें क्या है, मैच कर रहे हैं। तो इस सवाल की व्याख्या में कुछ बातें आप सुनिए, फिर उसके बाद आगे के सवाल पर चलेंगे। देखिए मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये उठना चाहिए कि आखिर संविधान सभा ने क्या समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो उसका जवाब है हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संसदीय समितियों के माध्यम से कार्य किया। माफ कीजिएगा, संविधान सभा में बनी हुई समितियों के माध्यम से कार्य किया। संसदीय समितियां तो अब होती हैं। तो संविधान सभा ने आखिर समितियां क्यों बनाई? दो बड़े कारण। पहला, समिति के माध्यम से संविधान सभा को विशेषज्ञता मिली, एक्सपर्टाइज मिली। दूसरा, समितियों ने सभा के बर्डन को कम किया, यानी सभा के बोझ को कम किया। आज भी संसद में अगर समितियां बनाई जाती हैं तो इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो संसद के बोझ को कम करें और संसद को विशेषज्ञता प्रदान करें, यानी एक्सपर्टाइज प्रदान करें। तो उस समय अलग अलग छोटी बड़ी समितियों का निर्माण किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, जिसमें आप देखेंगे कि संघ शक्ति समिति के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो समितियां पूछी जाती हैं, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान समिति के चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए जो समझौता समिति बनी थी उसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहां पर प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। सरदार पटेल की यदि आप बात करें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन थे, एज वेल एज फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी से रिलेटेड सलाहकार समिति बनी थी, उसके भी चेयरमैन सरदार पटेल हुआ करते थे। तो ये भी सही है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति संविधान सभा में बनी सबसे प्रमुख समितियों में से एक थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम ये था कि जो पहला ड्राफ्ट पेश किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर विचार करना और अंतिम प्रारूप देना, अंतिम प्रारूप जिस पर सभा चर्चा करेगी। और प्रथम प्रस्ताव संविधान का पेश किया था वेनेगल नरसिंह राव, वीएन राव ने, जिसमें 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल, यानी 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। उसी पर विचार करना ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे। इनके अलावा भी उसमें 6 सदस्य थे, यानी कुल 7 लोग थे इसमें। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति,
तो मौलिक अधिकार उप समिति राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा भाई। देखिए, दो उप समितियां हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिसके चेयरमैन जेवी कृपलानी थे, और एक है माइनॉरिटीज सब कमेटी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ प्रक्रिया नियम समिति के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी कार्य संचालन समिति पूछे तो उसके चेयरमैन के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो ये समितियों से रिलेटेड यहाँ 3 जोड़े आपके सुमेलित हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 3 पेयर, है ना। ये आपका सही है, ये आपका सही है, और ये आपका क्या है? सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल आपका एसर्शन रीजन का है, लिखा हुआ है नीचे 2 कथन है, दोनों पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखना है कि पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले कथन लिखा हुआ है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। इस समिति में कुल 5 सदस्य थे, यानी 5 मेंबर थे। तो सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि ये दोनों सही है या नहीं। फिर उसके बाद ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उसके लिए यहाँ क्योंकि लगा दो। एसर्शन रीजन के सवालों में अगर आप यहाँ क्योंकि लगा के पढ़ेंगे और सही रीजन निकल के आ रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, तो सही एक्सप्लेनेशन होता है। अगर रीजन सही नहीं निकल के आ रहा है तो गलत एक्सप्लेनेशन होता है। ये सही तरीका होता है इन सवालों को सॉल्व करने का कि यहाँ आप क्योंकि लगा दीजिए नीचे। ये स्टेटमेंट पढ़िए, क्योंकि लगाइए, सही जा रहा है तो इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं सही जा रहा है तो इसका मतलब गलत एक्सप्लेनेशन है। तो खैर यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, सही लिखा हुआ है। इस समिति में कुल 5 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा। तो पहले ही आंसर आ गया आपका, ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यदि आप प्रारूप समिति की बात करें तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि इसका जो गठन हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कितने लोग थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, कान से नाक तक। हालांकि ट्रिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, लेकिन बता दे रहा हूँ, ऐसे मजे मजे में जान लीजिए। के से आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है, गजब बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी जिन्हें आप के.एम. मुंशी कहते हैं, है ना। आज तो सोचो, छोटा सा नाम होता है उसका भी शॉर्ट फॉर्म लोग बुलाने लगते हैं। नाम है वैभव, बुलाएंगे लोग वैभू, है ना। और तब देखो कितने बड़े बड़े नाम। ए से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। एन से एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। से ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे आपके सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है। यहाँ एक साइलेंट कर दो। एन से एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव। टी से मेरे भाई टी कृष्णामाचारी, ठीक है। टी से टी कृष्णामाचारी। कभी कभी एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो ऐसा सवाल यदि आएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी से यह भी सवाल पूछा जाता है कि कार्य संचालन समिति के चेयरमैन कौन थे, तो के.एम. मुंशी। साथ ही साथ इन्होंने संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली प्रियम्बल को कहा, हेरोस्कोप कहा प्रियम्बल को, के.एम. मुंशी ने। तो इनसे ये भी सवाल बनता है। तो प्रारूप समिति में ये इतने सदस्य आपने देखे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति में 7 नहीं, आपको 9 सदस्यों के नाम ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि एक थे बीएल मित्र, ठीक है, बीएल मित्र का मेरे भाई स्वास्थ्य खराब हो गया था। बीएल मित्र, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और इनकी जगह ली थी एन माधव राव ने। और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह ली थी टी कृष्णामाचारी ने। तो ये भी कभी कभी सवाल आपके यहाँ पूछ लिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड इस तरह से सवाल आते हैं पीसीएस में कि कौन इनमें से था मेंबर, कौन इनमें से मेंबर नहीं था, या क्रोनोलॉजी, इस तरह से कुछ सवाल पूछा जाता है। तो खैर, अब यहाँ आ जाइए। इस सवाल का आंसर तो आपने समझ ही लिया, साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी आपने देख लिया। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी का उल्लेख किसमें किया गया है, ये आपको बताना है। पहला है आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, आपातकालीन प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी, राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे।
कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास, मीडिएशन से सुलझाने का प्रयास किया जाए, आर्टिकल 51 है। ठीक है। बड़े बड़े देश अपने यहाँ विश्व शांति का नारा लगाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने आर्टिकल 51 में ये लिख रखा है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। हम सिर्फ कहते नहीं, हमने संविधान तक में लिख रखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। और आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग दैट कि राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य ऐसा करे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के विदेश संबंध कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 51। भारत देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीतिक संबंध कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 51। ठीक है। आर्टिकल 51 इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, यानी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। और आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और ये संविधान का भाग 4 है। और डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है। इसे न्यायालय में जाके क्लेम नहीं किया जा सकता है, यानी कोर्ट में जाके इसे क्लेम नहीं किया जा सकता है। नॉट इन्फोर्सिएबल है। ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। राज्य चाहे तो स्थापित करे, चाहे तो स्थापित न करे। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ऐसे निर्देश दिए गए। तो मौलिक अधिकार ये आप जानते हैं इसमें नहीं है, ये पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। 6 भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं। इनका उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करना। ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करना यानी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक सिद्धांत ये संविधान का भाग 4 है, 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। इनका उद्देश्य है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य यानी ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण हो, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने की जो भावना है वो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना है। आपातकालीन प्रावधान ये संविधान का भाग 18 है, पार्ट 18 है। 352 से लेकर 360 तक प्रोविजन किए गए हैं। प्रस्तावना ये भी संविधान का भाग है, केशवानंद भारती के इसमें क्लियर हो गया। प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, संविधान का ट्रेलर है। ठीक है। संविधान का परिचय है। ये जितनी बातें मैंने बताई सब सवालों के रूप में पूछी जाती हैं फैक्चुअल डेटा में, ध्यान रखिएगा, ऐसे फर्जी नहीं बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? पहला, मौलिक अधिकार राज्य की कार्यवाही पर लिमिटेशन लगाते हैं, राज्य की कार्यवाही पर सीमाएं लगाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को न्यायपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए सकारात्मक निर्देश है। यानी फंडामेंटल राइट्स स्टेट के एक्शन पर लिमिटेशन लगाते हैं, बल्कि डीपीएसपी पॉजिटिव डायरेक्शन है फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। सेकंड लिखा हुआ है मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। थर्ड लिखा हुआ है आपका कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बट डीपीएसपी में नहीं किया जा सकता है, यानी एक अमेंडेबल है और एक नहीं है। ये डिफरेंस से रिलेटेड सवाल है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर से संबंधित। तो आओ थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। यदि आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस देखें मेरे भाई, तो ध्यान से 2 मिनट मुझे सुनिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डीपीएसपी दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4 है, 36 से लेके 51 तक। एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 3 है, 12 से लेके 35 तक। इनका ऑब्जेक्टिव है सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास। ठीक है। किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ये फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है। इनका उद्देश्य है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य यानी हर वर्ग का कल्याण, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, भूत प्रेत, सबका कल्याण सुनिश्चित करने की भावना रखना। ठीक है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं, यानी ये जस्टिसिएबल हैं, इन्फोर्सिएबल हैं, दैट मीन्स कि वाद योग्य हैं या प्रवर्तनीय हैं या न्यायोचित हैं। इसका मतलब है कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें लिखा है रोज सुबह सो के उठोगे तो रसगुल्ला मिलेगा, और रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय जाके क्लेम कर सकते हैं, राइट। वहीं डीपीएसपी की यदि आप बात करें तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है।
नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी इन्हें कोर्ट जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। इनका जो नेचर है डीपीएसपी का वो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। वहीं फंडामेंटल राइट, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ज़्यादातर मौलिक अधिकारों का जो नेचर है, ज़्यादातर मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है मेरे भाई, वो कैसी है, वो निगेटिव है। और ज़्यादातर मौलिक अधिकारों की प्रकृति निगेटिव क्यों है, यानी ज़्यादातर मौलिक अधिकारों का नेचर निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये इस सेंस में लिखे हैं, चोरी मत करो, जैसे दो स्टेटमेंट है, चोरी मत करो, गरीब की मदद करो। चोरी मत करो बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, करोगे तो कूटे जाओगे, यानी पनिश किए जाओगे। और गरीब की मदद चाहे तो करो चाहे तो ना करो। डीपीएसपी इस सेंस में है, गरीब की मदद करो, सकारात्मक है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अपेक्षा की जा रही है कि राज्य इन्हें लागू करे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। लेकिन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के साथ ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट बाध्यकारी है, राज्य के लिए बाइंडिंग है। ज्यादातर मौलिक अधिकार का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। अमेंड हो सकता है, जी हाँ, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें भी अमेंड हो सकता है, जी हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, अमेंडेबल है, यानी अमेंड हो सकता है। ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, ये कलेक्टिव डेवलपमेंट सामूहिक विकास को इंश्योर करते हैं, ये व्यक्तिगत विकास को इंश्योर करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से प्रेरित है। ठीक, ये बाध्यकारी हैं राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी में इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, लेकिन ये पहले से सस्पेंडेड होते हैं। इनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, यानी लॉ बनाना पड़ता है। तो आइए सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका, कि मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं लगाते हैं। जी हाँ, राज्य के लिए बाध्यकारी हैं तो सीमा लगाएंगे ही, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ही। डीपीएसपी राज्य को न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक निर्देश है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मूल अधिकार जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही लिखा है। फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ये गलत लिखा हुआ है आपका। ठीक है, दोनों में संशोधन किया जा सकता है, दोनों में अमेंड किया जा सकता है। और यहां आपसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है, यहां पूछ रहा है कौन सा सही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विचार कीजिए अकेले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इतना ही समझो आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां इस हिसाब से आपको आंसर करना है कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो केवल 3 आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, भावनाएं समझिए, बाकी ऑप्शन पर मत जाइए इधर उधर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हुई है, राइट। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो ये 4 सवाल आपने समझा होगा। यदि 4 सवाल आपको समझ आए हैं, 4 सवालों में 40 बातें आपने सीखी हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। रोजाना सुबह 7 बजे आप 20 मिनट जरूर निकाला करिए। इसके लिए 20 मिनट निकालना कुछ गलत बात नहीं है। अगर पॉलिटी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 20 मिनट आपको निकालना पड़ रहा है, प्रैक्टिस के लिए कभी भी 24 घंटे में आप 20 मिनट निकाल सकते हैं, तो जरूर निकालिए। ठीक है, तो मेरे भाई, यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है आरंभ, और इस समय चल रहा है आरंभ 17.0, और ऑफर भी चल रहा है स्टेप इनटू सक्सेस सेल, जिसमें 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट आप तब अवेल कर पाएंगे जब आप ये कोड लगाएंगे, दैट कोड इज VL लाइव, विपुल लव लाइव, है ना। ये कोड जब आप लगाएंगे तो आप ऑफर को अवेल कर पाएंगे और इसमें एडमिशन ले पाएंगे। एडमिशन इसमें 17 तारीख को क्लोज हो रहा है। आरंभ का 2 तरह का बैच है, गोल्ड एक प्लेटिनम। दोनों में डिफरेंस ये है कि गोल्ड में सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, 1100 प्लस घंटे का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, 2 साल की वैलिडिटी। प्लेटिनम में ये गोल्ड वाले सारे के सारे फीचर मिलते हैं, साथ ही साथ एक फाउंडेशन, एक प्री, एक MCQ, एक NCERT और एक मेंस का कोर्स फ्री मिलता है, किताबें आपके घर जाती हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, कैसे आप इस पर इनरोल कर सकते हैं, तो जाइए studyIQ.com पर, studyIQ.com पर जाकर सिलेक्ट कीजिए स्टेट PCS, देन UP PCS, आपको बैच दिखेगा, बैच के फीचर पढ़िए, उसके बाद ये कोड लगाइए, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।